हेलो एवरीवन। आज आप सभी लोगों को बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेसन ऑल ऑफ यू। प्राउड मोमेंट है हम लोग सभी लोगों के लिए। जितने भी इंडियन लोग हैं सभी लोगों के लिए प्राउड मोमेंट है। जितने भी जम्मू एंड कश्मीर में रहने वाले लोग हैं उनके लिए भी प्राउड मोमेंट की बात है। तो आर्टिकल 370 हट चुका है और 35A जो है आर्टिकल वो अपने आप ही हट गया 370 के हटने से। तो उस बारे में मैं बात करना चाहूँगा कि कुछ पॉइंट्स पे बात कर सकते हैं अपन। तो मेरे को लगा कि ये हमारे लिए बहुत ही ये जो न्यूज़ है बहुत गुड न्यूज़ है और इस बारे में मैं कुछ अपने पॉइंट्स रखता हूँ। पूरा ध्यान से सुनिएगा इस पूरे वीडियो को। तो ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेसन टू बीजेपी गवर्नमेंट और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उनको जाता है एक क्रेडिट, और हमारे जो होम मिनिस्टर है उनको एक क्रेडिट जाता है अमित शाह जी को। तो ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है कि ये आर्टिकल जो 370 जो था, जो धारा 370 थी, इसको हटना ही चाहिए था। बहुत सारे पैरामीटर थे इसमें। तो अब जो हमारे लिए जो गुड न्यूज़ आ रही है कि आर्टिकल 370 को अब हटा दिया जाएगा और उसके बाद यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर को टू यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर देंगे। यूनियन टेरिटरी दैट मीन्स केंद्र शासित प्रदेश। तो 2 यूनियन टेरिटरीज में जो कन्वर्ट करेंगे, एक जम्मू एंड कश्मीर होगा और एक लद्दाख होगा। तो थोड़ा सा मैं बात को रख देता हूँ कि एक नॉर्मल जो स्टेट होता है और यूनियन टेरिटरी जो होता है उसके बीच में क्या डिफरेंस होता है, बेसिक डिफरेंस क्या होता है। फिर मैं आर्टिकल 370 पे आता हूँ। तो जो हमारे इंडिया में 29 स्टेट्स है और 7 यूनियन टेरिटरीज है। तो यूनियन टेरिटरीज के बारे में कुछ गुड आइडिया होना चाहिए। वैसे मेरे को लगता है कि जितने लोग भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करते होंगे उनके पास गुड आइडिया होगा, लेकिन जितने लोग भी इंजीनियर्स है जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं करते होंगे, हो सकता है उनके पास उतने अच्छा आइडिया ना हो या बहुत ज़्यादा गुड नॉलेज ना हो, क्योंकि उनको नीड नहीं होती, तो उतना ज़्यादा पढ़ते नहीं है। आर्टिकल 370 के बारे में भी लोग बात कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास उतने गुड पॉइंट ना हो। तो ठीक है, मैं अपनी बात तो रख देता हूँ, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा, ऊपर ऊपर से बात करूँगा, लेकिन गुड एक आइडिया की बात करेंगे अपन। ठीक है, तो यूनियन जो टेरिटरीज है हमारे पास जो 7 है, जिसमें कि आप दिल्ली सुनते हो, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, पौंडीचेरी है, लक्षद्वीप है, दमन द्वीप है, अंडमान निकोबार है और दादर और नागर हवेली है। तो ये 7 जो है ये यूनियन टेरिटरी से, और अभी 2 अगर इंक्लूड हो जाएगी जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, तो 9 हो जाएगी। ठीक है, जो केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं इसमें जो पावर होती है वो केंद्र के पास होती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है। और इसका जो इंचार्ज जो होता है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, उपराज्यपाल होता है। इसलिए हम बहुत बार सुनते थे न्यूज़ में कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा जो हमारे जो दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल जी और जो लेफ्टिनेंट जो गवर्नर उनके बीच में कई बार बनती नहीं थी, तो बहुत बार बहस हो जाती थी, क्योंकि जो पावर है जो इंचार्ज है वो तो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उपराज्यपाल को मिला हुआ है, हमारे ऐसे रूल बने हुए। और उसके बाद एक यूनियन टेरिटरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ठीक है, तो अब 2 और यूनियन टेरिटरी हो जाएगा तो टोटल 9 हो जाएंगे। तो जस्ट हमके पास आइडिया रहना चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ऐसा होता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास खुद के पास पावर होती है, कुछ रूल वो बना सकती है अपने स्टेट के लिए। तो वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी समान काम करती है स्टेट गवर्नमेंट, उसके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है। उसको बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट से हर एक चीज़ के लिए परमिशन लेना नहीं पड़ता है, लेकिन यूनियन टेरिटरी में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मेन पावर होती है, तो उनसे बार बार हमको परमिशन लेना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि हम सुनते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पुलिस वाला जो रहता है, वो कंट्रोल वाला जो पार्ट रहता है, वो पुलिस का कंट्रोलिंग पावर जो रहता है वो पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है। तो ये है। चलो मैं आर्टिकल 370 में आता हूँ कि आर्टिकल जो 370 क्या है। तो आर्टिकल 370 बहुत ही अगर आप बहुत अच्छे से थोड़ा सा रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि आर्टिकल 370 जो है वो क्यों बनाया गया। थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करते हैं तो आर्टिकल 370 जो था, तो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि 1947 में जब ब्रिटिश लोग जब जा रहे थे और जब हम लोग का देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 में, तो उस समय वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में महाराजा थे, जो वहाँ पे किंग थे, हरि सिंह जो किंग थे, वो चाहते नहीं थे कि इंडिया जो बाकी जितने स्टेट्स है उसमें उसको मिलाया जाए, या वो चाहते थे कि इंडिपेंडेंट जो वो चलाए उस जम्मू एंड कश्मीर को। तो फिर उस समय बात की गई कि नहीं ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया में मिलाया जाएगा। तो फिर उनकी कुछ कंडीशन थी, कुछ उनकी शर्तें थी कि ये मैं कंडीशन रखता हूँ। तो फिर जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटस जो था, एक जो हमारा स्टेट था वो एक स्पेशल स्टेट्स का दर्जा दिया गया, और उनकी जो कंडीशन थी वो मानी गई। वो कंडीशन उतनी माननी तो नहीं चाहिए थी, लेकिन फिर आर्टिकल जो 370 है वो आया और उसको संविधान में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फिर जगह दी गई, उसको माना गया, उनकी जो उनकी कंडीशन थी उसको माना गया। तो 1947 जब 15 अगस्त 1947 में जब फ्रीडम हम लोग जब देश आज़ाद हुआ, तो फिर उसी ईयर में
जो राजा जो थे वहाँ के महाराजा हरि सिंह जो थे 26 अक्टूबर को माने कि ठीक है इसको मिलाया जा सकता है, जो मेरी कंडीशन है इसको माना जाए करके, ठीक है। तो लगभग 1956 तक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, उसमें फिर जो स्पेशल जो स्टेट्स था उसको दर्जा दिया गया, उसको जम्मू एंड कश्मीर को। उनकी जो बातें हैं वो रखी गई कि ठीक है ये वाली चीज़ें सब मानी जाएगी, लेकिन प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से उसको कैंसिल भी किया जा सकता था, लेकिन अभी तक आज तक कैंसिल नहीं किया गया, जबकि करना चाहिए था कैंसिल, इतने सालों तक वेट किया गया। इसलिए बोला कि प्राउड मूवमेंट की बात है, हिस्टोरिकल डे है कि ये आर्टिकल 370 को हटाया गया। तो आर्टिकल 370 में क्या रखा गया, उसको स्पेशल फीलिंग रहे कि स्टेट्स की, स्पेशल जो फीलिंग रहे स्टेट्स वाली, वो कैसे रखा गया। तो आर्टिकल 370 में स्टार्टिंग के जो पॉइंट्स है वो ये रखे गए कि वहाँ पे जो भी जो नागरिकता है उनको कश्मीरी जो लोग हैं उनको 2 नागरिकता मिलेगी, एक कश्मीर वाली मिलेगी और एक इंडियन सिटीजनशिप मिलेगा। तो उनके पास 2 नागरिकता है, मतलब एक इंडिया वाली और एक कश्मीरी वाली, ठीक है। और हम लोग के पास, जैसे जो हम लोग हैं, हम लोग के पास इंडियन सिटीजनशिप है, तो जो नेशनलिटी है वो हमारे पास सिर्फ इंडिया वाली, तो उनके पास 2 है, ठीक है। सेकंड चीज़ है कि उनका खुद का नेशनल फ्लैग है, जो कि मतलब उनका खुद का एक फ्लैग है, नेशनल फ्लैग। तो हमारा इंडिया का जो नेशनल फ्लैग है वो जो हम सब देखते हैं, जो हमारा तिरंगा है, लेकिन उनके पास कश्मीर का खुद का अपना एक तिरंगा है। तो ये पता नहीं क्यों माना गया, ये गुड नहीं था, ऐसा नहीं मानना चाहिए था, लेकिन फिर भी माना गया। उस समय जब उस समय सिचुएशन ऐसी थी कि मानना पड़ा उस समय, क्योंकि हमको जम्मू कश्मीर को मिलाना था इस साइड में इंडिया में, तो उस समय माना गया। नेहरू जी बात किए थे उस समय वहाँ पे जो स्टार्टिंग में 1947 में, तो फिर उनकी बात मानी गई। उस समय कंडीशन ही ऐसी होगी कि मानना था, लेकिन बाद में इसको सॉल्व करना चाहिए था, या जितनी आर्टिकल 370 में जो कंडीशन रखी गई थी धीरे धीरे 1 बाय 1 उसको मतलब उसको कंसिडर नहीं करना चाहिए था, 1 बाय 1 उसको हटाना चाहिए था, लेकिन नहीं हटाया गया। अभी तक जितनी स्टार्टिंग से रखी गई वो सबकी सब कंडीशन अभी तक थी। तो मैं बोला कि वहाँ पे जितने भी जो कश्मीर में जो लोग हैं उनके पास 2 मैं बोला नागरिकता है, खुद कश्मीरी और एक इंडियन वाली जो नागरिकता है वो है। सेकंड चीज़ है कि उनका खुद का अपना एक फ्लैग है। तो आप देखोगे, सर्च करोगे गूगल सर्च, तो आपको दिखेगा कि उनका एक खुद का फ्लैग है, एक इंडिविजुअल फ्लैग है। अब ऐसा होने से क्या है कि इसका मतलब ये है कि अगर हमारा जो तिरंगा, जो हम जो फ्लैग जो यूज करते हैं, जो हमारा इंडिया का जो तिरंगा झंडा है, उसको वो अगर वहाँ पे अगर कुछ अपमान करते तो उसको क्राइम नहीं माना जाएगा। कश्मीर के अंदर में उस चीज़ को क्राइम नहीं माना जाता। इसलिए कई बार हम न्यूज़ वगैरह में देखते रहते हैं कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो कई बार उसका थोड़ा सा अपमान भी होता है, लेकिन वहाँ पे क्राइम नहीं माना जाता। बाकी किसी स्टेट में या किसी भी जगह पे तो नहीं कर सकते आप। तो ये इसलिए बोला कि ये पॉइंट बहुत गुड नहीं था, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 370 के कारण उनको ये सब परमिशन मिली कि अगर आर्टिकल 360 इमरजेंसी अगर हम अप्लाई करते हैं तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इमरजेंसी अप्लाई करता है तो वो वहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होगा, कश्मीर में अप्लीकेबल नहीं होगा। वहाँ का जो स्टेट गवर्नमेंट होगा उनसे बात करनी होगी अगर हमको वहाँ पे इमरजेंसी अप्लाई करना है, तो डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे रूल है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का जो जज है अगर कोई ऑर्डर देता है इंडियन गवर्नमेंट को तो वो जम्मू एंड कश्मीर में वैलिड नहीं था आर्टिकल 370 के अंदर, कि आर्टिकल 370 लगा हुआ है, आर्टिकल 370 उनके पास है, तो वहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी अगर रूल अगर पास कर रही है तो वो डायरेक्टली जम्मू एंड कश्मीर के लिए वैलिड नहीं था। जैसे कि कुछ को छोड़ दिया जाए, डिफेंस को छोड़ दिया जाए और फॉरेन अफेयर्स को छोड़ दिया जाए, कम्युनिकेशन को छोड़ दिया जाए, तो बाकी सबके लिए आपको स्टेट गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेना होगा, आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये सब था। आर्टिकल 370 के कारण वहाँ पर हम लोग RTI नहीं लगा सकते, राइट टू इन्फॉर्मेशन, या राइट टू एजुकेशन, ये इन्फॉर्मेशन आप नहीं ले सकते थे, ये वैलिड ही नहीं था। ये जो रूल है आपके पास जो भी हम हर जगह बाकी जितने स्टेट्स में वैलिड है वहाँ पे वैलिड नहीं था। सेकंड चीज़ है कि कुछ इंटरेस्टिंग और भी बना, कुछ भी और कुछ चीज़ें जो थी वो इंटरेस्टिंग थी। कैसे इंटरेस्टिंग थी कि आर्टिकल 370 के अंदर में इस बात को रखा गया कि अगर जम्मू एंड कश्मीर की अगर कोई लड़की अगर किसी दूसरे स्टेट के किसी लड़के से अगर वो मैरिज अगर करती है तो उसका जो जम्मू एंड कश्मीर का जो सिटीजनशिप है, जो उसको नागरिकता मिली हुई है, वो कैंसिल हो जाएगा, उसके बच्चों को वो नागरिकता नहीं मिलेगी, या जो एडवांटेज है वो उनको नहीं मिलेंगे, तो वो भी हटा दिया जाएगा। और इसके अपोजिट ये रखा गया कि अगर कोई पाकिस्तान से अगर कोई मैरिज करता है किसी कश्मीर की लड़की से तो उसको नागरिकता मिल जाएगी, कश्मीर की नागरिकता मिल जाएगी। तो इसका मतलब है कि किसी पाकिस्तानी को अगर इंडियन की अगर नागरिकता चाहिए तो उसको किसी कश्मीरी लड़की से मतलब मैरिज करना होगा। तो ये पॉइंट्स पता नहीं क्यों रखा गया, इस बात को नहीं मानना चाहिए था। तो ठीक है, कुछ लोग हैप्पी हो जाना चाहिए जितने बैचलर लोग हैं कि कश्मीर की लड़की से आप मैरिज कर सकते हो। पहले ऐसा होता होगा कि कश्मीर की लड़की एकदम से हाँ नहीं बोलती होगी, क्योंकि उसको पता होगा कि जो भी उसके पास कुछ पावर है वो पावर नहीं रहेगी, लेकिन अब पावर रहेगी। और भी कुछ स्पेशल बनाने के लिए बनाया गया है कि जो उनका टाइम ड्यूरेशन, जो विधानसभा जो हम हर स्टेट में जो भी 5 ईयर्स का जो ड्यूरेशन होता है विधानसभा का, तो वो 6 ईयर्स का रखा गया है वहाँ पे, जो कि उनको डिफ्रेंशिएट करता है बाकी स्टेट से। इसलिए हम बोलते हैं कि स्पेशल जो उनको स्पेशल जो दिया गया है स्टेट्स का, जो उनको दर्जा दिया गया है, तो 6 ईयर्स का उनका टाइम ड्यूरेशन है,
तो ये सब जो पॉइंट्स थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि इसको हटाना बहुत ज़रूरी था। सेकंड चीज़ है कि कोई भी लैंड परचेस नहीं कर सकता है, कोई भी वहाँ पे अगर जम्मू एंड कश्मीर में किसी को लैंड परचेस करना है तो बाहर का कोई भी किसी भी स्टेट का पर्सन लैंड परचेस नहीं कर सकता है, कोई भी जो आउटसाइड जो कश्मीर का होगा वो परचेस नहीं कर सकता है। तो कुछ लोग लिए गुड न्यूज़ है, वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं कश्मीर में जिन लोगों का बहुत मनी है। मेरे को लगता है अभी तक तो रिलायंस अपना इन्वेस्टमेंट का प्लान बना भी ली होगी, अडानी ग्रुप या रिलायंस अपना प्लान कर लिए होंगे। तो अभी तक मेरे लिए भी गुड न्यूज़ है कि मैं भी अपना फार्म हाउस कश्मीर में भी बना सकता हूँ। अभी तक तो ये परमिशन नहीं थी, तो थैंक्स टू मोदी जी एंड अमित शाह कि हम लैंड परचेस कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये एक है। लेकिन इन सब चीज़ों से ना ग्रोथ बहुत होगा। मेरे को लगता है कश्मीर का बहुत ग्रोथ होगा, उसके उनके एजुकेशन का बहुत ग्रोथ होगा, वहाँ पे जो जॉब होगी उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, और कश्मीर के ग्रोथ से इंडिया का ग्रोथ होगा। तो ओवरऑल ये बहुत गुड न्यूज़ है बोला जो आर्टिकल 370 को जो हटाना था। आप बहुत बार पढ़ते हो कि आर्टिकल 370 और 20 जो उनका जो 35A जो है, तो आर्टिकल जो 35A जो है वो अपने आप ही मैं बोला था कि 370 अगर हट गया तो आर्टिकल जो 35 है वो भी वैसे भी हट जाएगा। तो क्या था कि आर्टिकल 35A में क्या चीज़ रखा गया था कि 1954 में जो मंत्रिमंडल जो रहता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल जो हमारा होता है गवर्नमेंट का, और उस समय जो प्रेसिडेंट थे हमारे उस समय के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो एक रूल लेके आए कि जो आर्टिकल 35 था, जो धारा 35A था, उसको संविधान में रखा गया। वो असंवैधानिक था, मतलब वो उस वे में नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशनल जो अप्रोच होता वैसा नहीं था। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम संविधान में कोई भी चीज़ रखते हैं तो संसद में पहले बिल पास होता है, उसके बाद ही उसको हम कंसिडर करते हैं। लेकिन जो 35A था उसको डायरेक्टली रख दिया गया हमारे संविधान में। तो 35A क्या था? 35A ये था कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको विशेष अधिकार दिए गए कि वो ये डिसाइड करेंगे कि कौन वहाँ का परमानेंट रेसिडेंशियल पर्सन है, जिसके पास मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट किसको देना है? तो वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं कश्मीर में, वहाँ पे दो टाइप में, एक परमानेंट रेसिडेंशियल जिनको मिला हुआ, जिनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा, उनको बहुत सारी स्पेशल सर्विस दी गई है, उनको स्पेशल अधिकार दिए गए हैं। जैसे उनको जॉब के लिए दिया गया है, उनको स्कॉलरशिप दी जाती है, वो लैंड परचेज कर सकते हैं जिनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। जो वहाँ पे कश्मीर में रह रहा है लेकिन जिसके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसको थोड़ा सा डिफरेंट टाइप की फीलिंग आती है, उसको डाउन टाइप की फीलिंग आती है, उसको लगता होगा कि ये चीज़ें गुड नहीं है, उसके पास विशेष अधिकार नहीं है जो कश्मीर के लोगों को है जिनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। तो मेरे को लगता है कि ये वाली चीज़ नहीं है। ये तो ऐसा हो गया कि जैसे छत्तीसगढ़ में हम इतने सारे लोग रह रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में दो रूल हो गए, एक छत्तीसगढ़ के डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिनके पास है उनके लिए, और जिनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट छत्तीसगढ़ का नहीं है उसके लिए। तो ऐसे में लोगों के बीच में डिफरेंस आएगा, लोगों के बीच में अच्छा कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो ये 35 जो आर्टिकल जो 35A था ये बिल्कुल संवैधानिक नहीं था। मतलब इसके ऊपर बहुत दिनों से बात भी चल रही थी, इसके ऊपर बहुत सारे लोग किए भी, सुप्रीम कोर्ट में भी दिए हैं कि इसके बारे में सोचा जाए करके। तो ठीक है, अब आर्टिकल 370 जब हट गया तो 35A को तो हटना ही था। तो 35A जो था वो 1954 में आया था, और मैं बोला भी कि संसद से पारित भी नहीं हुआ था, जिसको रख दिया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनके बारे में फिर से बात करना चाहिए था। तो आर्टिकल 370 उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट था कि इसको कैसे हटाया जाए। इतने सालों से इसको हटाया नहीं गया, और इसके कारण बहुत सारा जो ग्रोथ हो सकता था, जो टूरिज्म वाला जो पार्ट ग्रो कर सकता था कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर का, वो उतना ग्रो नहीं कर पाया। सेकंड चीज़ है कि मेरे को लगता है कि जो डिफेंस वाला जो पार्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ के लिए। तो अब मेरे को लगता है कि जब ये यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हो जाएगा तो डिफेंस वाला पार्ट बहुत अच्छा होगा, वहाँ पे टूरिज्म वाला पार्ट बहुत अच्छा होगा, वहाँ पे एजुकेशन बहुत अच्छा होगा, वहाँ पे जॉब की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। और जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसी जगह है जो कि वैसे भी हमारे इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। तो अब हम ऑफिशियली बोल सकते हैं कि इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। अभी तक आर्टिकल 370 के कारण हमेशा लगता था कि इंडिया का इंटीग्रल पार्ट नहीं है, क्यों ये आर्टिकल 370 बनाया गया। ठीक है, तो इस पर एक्शन लेने की ज़रूरत थी। तो मेरे को नहीं पता कि आर्टिकल 370 के कारण कितने लोगों को वहाँ पे प्रॉब्लम होती होगी, वहाँ पे जो लोकल लोग होंगे उनको कितना एडवांटेज था आर्टिकल 370 का या डिसएडवांटेज था, क्योंकि मैं तो कश्मीर कभी गया नहीं या कश्मीर में रहा नहीं हूँ, तो मेरे को नहीं पता। लेकिन जब मैं दूर से देखता हूँ और जो आर्टिकल 370 वाली जो चीज़ें बनाई गई है उसको देखते हुए लगता है कि नहीं, आर्टिकल 370 को हटाना जरूरी था। हमारे कंट्री के ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, कश्मीर की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अब बस एक पार्ट बचा है जो POK वाला जो बचा हुआ है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, POK वाला जो पार्ट बचा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं उस बारे में भी क्या डिस्कशन होगा। मेरे को लगता है कि पाकिस्तान जो है इस पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन करेगा। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जो जस्टिस होता है, ICJ,
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, मेरे को लगता है कि वहाँ पे वो दायर करेगा कि ये गलत हो रहा है, क्योंकि पहले से बोल के भी रखा है कि आर्टिकल 370 जब भी हटाएंगे तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं, उनके जाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि जो आर्टिकल 370 और जो 35A जो था, जिसके कारण बहुत सारा ग्रोथ बच रहा था, जिसके कारण हमारी बहुत सारी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी और बहुत सारी चीज़ें थी, हमको हर बार स्टेट गवर्नमेंट से बात करना होता था, हम अपने रूल अप्लाई नहीं कर पाते थे, हर बार उनके पर डिपेंडेंट होना पड़ता था और ऐसा कई बार लगता नहीं था कि कश्मीर वाला जो पार्ट है वो हमारे इंडिया का पार्ट है। कई बार ऐसा लगता था कि बहुत अलग स्पेशल फीलिंग के साथ उसको स्टेट को रखा गया है, लेकिन ठीक है, अब अगर उसको यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो उसका ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। तो जस्ट मेरे को लगा कि आर्टिकल 370 के बारे में जस्ट बात करना चाहिए कि कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर हो, जो मेरे को लगा कि मैं बात कर देता, वो बात मैं आप लोगों के लिए कर दिया। ठीक है, तो आप हैप्पी हो सकते हो और इंडियन गवर्नमेंट को अब ऐसे ही बहुत सारे चीज़ों पे आगे आना चाहिए और उनको जॉब के रिस्पेक्ट में चीज़ें सोचना चाहिए, तो उनको और भी प्लान करना चाहिए, जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के बारे में बात करना चाहिए। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ गवर्नमेंट से कि वो और भी चीज़ें पे वर्क करेगी, हमारे इंजीनियर्स लोगों के लिए स्पेशल वर्क करेगी कि हमारे इंजीनियर्स लोगों के लिए क्या किया जाए, हमारे इंजीनियर्स लोगों के लिए जो जॉब की जो वैकेंसी है वहाँ पर क्या किया जाए। तो एक्सपेक्टेड है, मैं बोला भी था कि 1923-24 में जब नेक्स्ट सिलेक्शन होगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहेगा कि जॉब वाइज कैसे रहेगा, तो उस पर जरूर मेरे को लगता है कि काम करेंगे। जो हम लोग का जो मॉडल है, जो इंडियन गवर्नमेंट का जो मॉडल है कि कैसे अभी जॉब का प्रोफाइल बढ़ाया जाए, जॉब में कैसे ऑप्शन क्रिएट किए जाए, तो मेरे को लगता है उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलो ये स्टार्टिंग है, तो आप इसको सेलिब्रेट कर सकते हो। तो मेरे को लगा आर्टिकल 370 के बारे में और 35A के बारे में हो सकता है कुछ लोगों को आइडिया नहीं हो, तो मैं कुछ पॉइंट्स रख देता हूँ। जस्ट मैं बहुत डेप्थ में नहीं गया, किसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं गया मैं, जस्ट मैं बोला कि बेसिक एक ओवरव्यू अपने को आइडिया रहना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। गुड आइडिया रहे, दूर से बैठे हुए हमको कई बार चीज़ें नहीं पता रहती है, कई बार हम न्यूज़ या न्यूज़पेपर में उतने अच्छे से रीड नहीं करते, तो जस्ट एक बेसिक मेरे को लगा कि आपसे डिस्कशन करना चाहिए, तो मैं कर दिया आप लोगों से। ठीक है, तो आप बताइएगा कि आपको कैसे लगा। थोड़ा सा नॉन टेक्निकल टॉपिक था, लेकिन मेरे को लगा कि ठीक है, आर्टिकल 370 की बात हो रही पूरे इंडिया में, तो क्यों ना बात कर ली जाए। तो आप बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और इस टाइप के टॉपिक कभी कभी लगेंगे जो मेरे को लगता है कि जो प्रेजेंट टाइप के टॉपिक होंगे, जो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 370 को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इंडिया में रह रहे तो हमको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 370 अगर अप्लाई हुआ है तो वो क्यों इंपॉर्टेंट था, आर्टिकल 370 को हटाना क्यों इंपॉर्टेंट था, आर्टिकल 370 कब आया था, किन सिचुएशन में आया था, ये हमको पता होना चाहिए। आर्टिकल 35A क्या है, इसके बारे में पता होना चाहिए। आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, लेकिन एक बेसिक है जो सभी को आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल ऑफ यू। आप सेलिब्रेट कर सकते हैं इस पॉइंट्स को, और मेरे को लगता है कि ऐसे ही चीज़ें चलती रहेगी और हमारा इंडिया से ग्रोथ करते रहेगा, तो हम इंटरनेशनल वे में एक अच्छा ग्रो करेंगे। तो हमारे कंट्री के लिए मेरे को लगता है गुड न्यूज़ है जो कि ये अप्लाई किया गया है। तो मैं तो हैप्पी हूँ, मेरे को लगता है आपको भी हैप्पी होना चाहिए, और बहुत सारे लोग मेरे को लगता है जो कश्मीर के जो लोग होंगे वो भी हैप्पी होंगे। तो जिन लोगों के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं होगा उनको तो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा कि उनके पास गुड न्यूज़ आ गया। वहाँ के जो लोग होंगे जिनके पास लैंड वगैरह होगी, 1-2 एकड़ जिनके पास होगी, वो तो करोड़ों की हो गई होगी, अरबों की हो गई होगी। जिनके पास मेन लोकेशन पे लैंड होगी, उनके लिए तो ड्रीम में भी नहीं देखे होंगे कितना इतना उनके लिए कुछ चेंज हो सकता है, इन्वेस्टमेंट के लिए चांसेस बढ़ गए। तो ओवरऑल गुड न्यूज़ है, सभी लोगों को एंजॉय करना चाहिए। तो ठीक है, तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखा, जैसे मेरे को लगता है कि कुछ पॉइंट्स अभी रखना चाहिए तो मैं रख दिया। ठीक है, चलो एंजॉय कीजिए। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू।